आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 26 अगस्त 2025 और आज के इस शो में आपको दिखाएंगे यूक्रेन ने किया बड़ा वार, क्रीमिया में रूस के रेलवे और सब स्टेशन उड़ाए, इसराइल में गुस्सा, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हाईवे जाम, गजा में सीज फायर की मांग, आईडीएफ की भर्ती से बचकर भाग रहे इस्राएली नौजवान, बढ़ाई गई चेकिंग, हसीदिक तबके ने दी तेल अवीव एयरपोर्ट बंद करने की धमकी, नॉर्वे ने इसराइल अमेरिका को दिया $2.1 अरब का बड़ा झटका, फिलिस्तीनियों के घर गिराने वाला बुलडोजर बना वजह, चीन ने दिया सख्त पैगाम, इसराइल से कहा फौरन जंग रोको, सीज फायर करो, और सीरिया ने लगाया इल्जाम, माउंट हर्मन के पास इसराइल ने किया सीरिया की जमीन पर कब्जा। चलिए करते हैं शुरुआत। यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया में रूस के लॉजिस्टिक ठिकानों पर बड़ा वार किया है। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने दावा किया है कि उनके हमले से रूस की सप्लाई चेन का बड़ा नुकसान हुआ है। आज मंगल को क्रीमियन विंड नाम के टेलीग्राम चैनल ने बताया कि ड्रोन हमलों में एक रशियन कस्बे के रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक सब स्टेशन को उड़ा दिया गया। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला रूस के सप्लाई और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अपाहिज बनाने यानी कि पैरालाइज करने के लिए किया गया, ताकि क्रीमिया में रूस के फौजी इंतजामात कमज़ोर पड़ें। रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक दूसरी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर, ड्रोन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। इधर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक मंगल और पीर की रात को रूस की एयर डिफेंस फोर्सेस ने यूक्रेन के 43 ड्रोन तबाह कर दिए। ये ड्रोन अलग अलग रूसी इलाकों की तरफ भेजे गए थे, लेकिन सभी को हवा में ही रोक कर गिरा दिया गया। इस ड्रोन हमले की वजह से रूस के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का शेड्यूल गड़बड़ा गया। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शुमार एरोफ्लॉट ने कहा कि 26 अगस्त की सुबह से कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की आवाजाही पर टेम्पररी पाबंदी लगानी पड़ी, जिसकी वजह से शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। बात गजा की न करके इसराइल की करते हैं। इसराइल में हालात काबू से बाहर नज़र आ रहे हैं। गजा जंग को लेकर हज़ारों लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए हैं। सुबह से ही जगह जगह टायर जलाकर हाईवे जाम कर दिए गए। कई अहम जंक्शंस पर ट्रैफिक घंटों तक रुका रहा। ये प्रोटेस्ट किसी आम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज़ फोरम की तरफ से बुलाए गए नेशन वाइड डे ऑफ प्रोटेस्ट का हिस्सा है। इन पूरे इसराइल में आज दिन भर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन प्रोटेस्टर्स की सिर्फ एक ही मांग है, गजा में कैद इसराइली होस्टेजेस की फौरन रिहाई करवाई जाए। आज सुबह 6:29 पर, ठीक वही वक्त जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, इन प्रोटेस्टर्स ने तेल अवीव में उसी वक्त अमेरिकी एम्बेसी के बाहर इसराइली झंडे लहराए और इसी के साथ प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 7 बजे से बड़े हाईवे जाम कर दिए गए। तेल अवीव और बाकी जगहों के कई हाईवे घंटों तक बंद रहे। जगह जगह टायर जलाकर लोगों ने गजब का गुस्सा दिखाया। होस्टेजेस के घर वाले नेतन्याहू हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने अपनी सियासी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होस्टेजेस की ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। गजा सिटी पर फतह का ऐलान करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये नज़ारा किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अब उसकी अपनी ही आवाम उसके मिशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल में हालात हर दिन नए बवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और मुश्किल है ये इसराइल के लिए। अब की बार मामला बेन गुरियन एयरपोर्ट का है, जिसे बंद करने की धमकी दी है ब्रेस्लव हसीदिक तबके ने। उसका कहना है कि अगर हम उड़ान नहीं भर सकते तो कोई भी फ्लाइट में नहीं जा पाएगा। दरअसल ब्रेस्लव हसीदिक समुदाय या कम्युनिटी हर साल यहूदी नए साल रोश हशाना पर यूक्रेन के शहर ओमान जाती है, जहां उनके बुज़ुर्ग रब्बी नाचमन की कब्र है। वहां वो दुआ करते हैं। रूहानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा इसी दुआ को माना जाता है यहूदियों इनके हसीदिक के हिसाब से। 20,000 लोग इस साल भी वहां जाने की तैयारी में यूक्रेन। मगर इस बार मामला सिर्फ सफ़र का नहीं, बल्कि आर्मी भर्ती से बचने का भी है। इसराइली हुकूमत बेन गुरियन एयरपोर्ट, हाइफा पोर्ट और बॉर्डर क्रॉसिंग पर सख्ती बढ़ा रही है, ताकि ड्राफ्ट डॉजर्स यानी फौज से भागने वाले नौजवान भगौड़े विदेश न जा सकें। 26 अगस्त को आई खबर के मुताबिक इसराइली हुकूमत को डर है कि मजहबी सफ़र के नाम पर बहुत से इसराइली आईडीएफ में भर्ती होने से बचने के लिए और गजा में मारे जाने के डर से बचने के लिए दूसरे ममालिक में, दूसरी कंट्रीज़ में भाग सकते हैं।
वैसे भी हम सबको पता है कि इस दौर में IDF में फ़ौजियों की भारी कमी है। इवन बाहर तक से कहा जा रहा है कि यहूदियों से कहा गया कि फ़ौज में इसराइल की आप भर्ती हुई है, और यहाँ रहने वाले खुद भाग रहे हैं कि फ़ौज में भर्ती ना होना पड़े। इसीलिए एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर चेकिंग तेज़ कर दी गई और धमकी इसी की वजह से आ रही है। सिविलियन पुलिस इसराइल की और मिलिट्री पुलिस IDF की, इन दोनों को हिदायत दी गई है कि जिनके नाम पर, जिन नौजवान भगोड़ों के नाम पर IDF इंडिकेटर लगा है, उन्हें सीधे रोक लिया जाए, भले ही अंदर खाने शास पार्टी वाले कुछ ढील देने की कोशिश कर रहे हों। इधर हसीदिक लीडर्स ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें यूक्रेन जाने से रोका गया तो वो एयरपोर्ट पर ऐसा हंगामा करेंगे कि कोई फ़्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। तो एक तरफ आवाम इसराइल में सड़कों पर है, और फिर उसके बाद ये हसीदिक, ये भी, और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो फ़ौज में भर्ती नहीं होना चाहते। तो इसराइल की हुकूमत के सामने, नेतन्याहू के सामने हैं तो बहुत मुश्किलें हैं। अब एक और ख़बर सुनिए। अमेरिका और इसराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नॉर्वे के दुनिया के सबसे बड़े $2 ट्रिलियन के वेल्थ फंड ने अमेरिका की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी कैटरपिलर से अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया। कैटरपिलर वो बुलडोज़र और ये वगैरह मशीनें बनाने वाली कंपनी। वजह बताई गई है, इस कंपनी के बुलडोज़र और मशीनें इसराइल, गज़ा और वेस्ट बैंक में ऐसे कामों में इस्तेमाल हो रही हैं जिन्हें इंसानी हकूक़ और जंग के कानून की सख्त खिलाफ वर्जी माना जाता है। इसराइल में भी बद्दू कबीलों पर बुलडोज़र चल रहा है। खैर, नॉर्वे के सेंट्रल बैंक ने यह ऐलान किया है कि उसने कैटरपिलर को फंड से बाहर कर दिया है, क्योंकि कंपनी के कारोबार में ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त रिस्क है कि वो जंग और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में इंसानों के बुनियादी हक़ों की संगीन तौहीन में शामिल है। फंड ने सिर्फ कैटरपिलर ही नहीं बल्कि 5 इसराइली बैंकों से भी अपना पैसा निकाल लिया है। नॉर्वे की काउंसिल ऑन एथिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल की हुकूमत कैटरपिलर के बुलडोज़रों का इस्तेमाल फ़लस्तीनी मकानों और जायदाद की गैर कानूनी तबाही के लिए कर रही है। काउंसिल ने साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि कैटरपिलर की मशीनें बड़े पैमाने पर और मुनज़्ज़म तरीक़े से इंसानी हुकूक़ और इंसानियत के इंटरनेशनल कानूनों की पाबंदी तोड़ने में इस्तेमाल हो रही हैं, और कंपनी ने इन्हें रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। इस फंड के पास, नॉर्वे के फंड के पास जून 2024 तक कैटरपिलर कंपनी के शेयरों में 1.17% की हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत पता है कितनी है? $2.1 अरब। अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट खींच लिया गया है कैटरपिलर से। यानी गज़ा जंग के दौरान इसराइल को जिस तरह बाहर से प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। नॉर्वे के इस फैसले ने उसे एक और बड़ी सियासी और माली चोट पहुंचा दी है। बताइए कितने मुल्क या कितनी कहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से काम कर सकती हैं कि जंग रुक जाए, प्रेशर मेंटेन किया जाए। अब गज़ा में जारी जंग के मामले पर चाइना भी थोड़ा सख्त होता दिख रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक दायरे में। गज़ा पर चाइना ने इसराइल को एक सख्त पैगाम भेजा है, कहा है कि जंग फ़ौरन रोको। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं गुओ जियाकुन। उन्होंने आज मंगल को कहा कि इसराइल को फ़ौरन अपनी फ़ौजी कार्रवाई बंद करनी चाहिए और एक पूरा और कायम रहने वाला सीज़फायर करना चाहिए। जब भी फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है उसका मतलब है मुल्क बोल रहा है। चाइना ने कहा कि इसराइल इंसानी मदद के सामान की एंट्री को पूरी तरह बहाल करे और टेंशन को जल्द ख़त्म करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि फिर से मेडिकल स्टाफ और मीडिया पर्सन्स इस झगड़े में अपनी जान गंवा चुके हैं। चाइना ने मारे गए लोगों के लिए भी गम का इजहार किया और कहा कि चीन ऐसे सभी कदमों की मजम्मत करता है जो आम लोगों या जर्नलिस्ट को नुकसान पहुंचाएं। चाइना भी सख्त हो रहा है, भले डिप्लोमेटिक वे में, लेकिन ये इसराइल के लिए एक और शर्मिंदगी का बाइस है। ईरान ने पाकिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कदम उठाने को कहा है, सख्त कदम। ईरान की फ़ौजी कमान, उनके चीफ, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से फ़ोन पर बात की और कहा कि उन्हें सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। मेजर जनरल मोहम्मद मुसावी, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत की।
जनरल मुसावी ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि हाल के दिनों में ईरान पाकिस्तान सरहद के दोनों तरफ दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार है और उम्मीद की कि इस दो तरफा कोऑपरेशन के तहत दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ असरदार कार्रवाई होगी। अब खबर शाम से, सीरिया से। सीरिया ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल ने माउंट हर्मन के आसपास कुछ इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया है। सीरिया ने कहा है कि इसराइल ने माउंट हर्मन के आसपास सरहद के अंदर 60 फौजी भेजे और एक इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। सीरिया का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई उसकी रियासत पर हमला है और इलाके की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। इसराइल ने ये इल्ज़ाम जो आया है उस पर फ़ौरन कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। ये इल्ज़ाम सीरिया की तरफ से ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ममालिक अमेरिका की मीडिएशन से साउथ सीरिया में टेंशन कम करने पर बातचीत कर रहे हैं। सीरिया का मकसद है कि एक सिक्योरिटी समझौता हो जाए जिससे आगे चलकर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बातचीत की राह भी खुल सके। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये बेत जिन के पास हुआ है जो साउथ सीरिया में लेबनान की सरहद के करीब है। वहाँ इसराइल ने 6 सीरियाई लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये इलाका हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी गुटों के हथियारों की स्मगलिंग के लिए जाना जाता है कि मतलब यहाँ से छुपा कर उनके लिए हथियार ले जाए जाते हैं। इसराइल की पिछली घुसपैठ ज़्यादातर कुनेत्रा में हो रही थी, लेकिन अब मामला थोड़ा आगे बढ़ रहा है। लेकिन सीरिया की हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयान आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, मजम्मत आ रही है, एक्शन नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।